नमस्कार मित्रों, मैं रमनदीप खंडा आपका MKH वीडियो सीरीज़ के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा मनुष्य के अंदर लैंगिक जनन की प्रक्रिया और हमने मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ा था। हमने उसकी कुछ बातें कर ली थी। उसके अगर कुछ भाग रहता है हम इस वीडियो के अंदर उसको क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम करेंगे नर जनन तंत्र। आपके सामने ये डायग्राम दिख रहा होगा, यह है नर जनन तंत्र, जिसका प्रमुख भाग क्या होता है? वृषण। क्या होता है जिसका प्रमुख भाग? वृषण होता है। क्या होता है? वृषण। अभी या फिर पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था वृषण प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं और इनमें कौन सी प्रक्रिया चलती है? इनमें शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है? शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया? शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है। और शुक्र जनन की प्रक्रिया के दौरान किनका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। किनका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यह है वृषण। वृषण कहाँ पाए जाते हैं? उदर गुहा से बाहर। उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में पाए जाते हैं। और क्यों पाए जाते हैं? इसका एक बहुत प्रमुख कारण है, ये है कि वृषण के अंदर होते हैं शुक्राणु। क्या होते हैं? शुक्राणु। यहाँ पर इनका निर्माण परिवर्धन होता है। तो बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस मतलब 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। अब इतने जो टेम्परेचर के अंदर हमारे जो शुक्राणु हैं वो जीवित नहीं रह सकते, वो मर जाते हैं या डीजनरेट या निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए ये कहाँ पाए जाते हैं? उदर गुहा से बाहर मांस की एक थैली होती है जिसे वृषण कोश कहते हैं। इस कोश के अंदर वृषण पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा क्यों पाए जाते हैं बाहर? क्योंकि टेम्परेचर अधिक होता है उदर गुहा का, इसलिए बाहर पाए जाते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जैसे खरगोश या बिल्ली जैसे, उनके अंदर जो वृषण होते हैं जनन काल में ही उदर गुहा से बाहर हमें दिखाई देते हैं, अन्यथा वो उदर गुहा के क्या रहते हैं? अंदर रहते हैं। यह है एपिडिडाइमस या अधिवृषण। ये वृषण है, ये अधिवृषण है। शुक्राणुओं का यहाँ निर्माण होता है और यहाँ निर्माण होकर शुक्राणु इस नली यहाँ पर चले जाते हैं। यहाँ से ये शुक्राणु कहाँ जाएंगे? एक नलिका के द्वारा, एक पाइप होती है, उस नलिका के द्वारा ऊपर की ओर जाते हैं। ठीक है, कहाँ जाते हैं? ऊपर की ओर जाते हैं। इस जो नलिका को कहते हैं शुक्रवाहिनी। शुक्र का मतलब शुक्राणु, वाहिनी का मतलब लेकर जाने वाली नलिका क्या कहलाती है? शुक्रवाहिनी कहलाती है। अब यहाँ शुक्रवाहिनी, यहाँ जो ये शुक्रवाहिनी है, ये शुक्रवाहिनी के पास एक ग्रंथि स्थित होती है जिसे क्या कहते हैं? शुक्राशय कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे शुक्राशय कहते हैं। शुक्रवाहिनी के पास एक ग्रंथि स्थित होती है जिसे क्या कहते हैं? शुक्राशय कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राशय कहते हैं। शुक्राशय के द्वारा शुक्रिय द्रव का स्त्रावन किया जाता है। कौन से द्रव का? शुक्रिय द्रव का स्त्रावन किया जाता है। ये शुक्रिय द्रव इस पाइप के अंदर, इस शुक्रवाहिनी के अंदर चला जाता है और वो किसके साथ अटैच हो गया? शुक्राणुओं के साथ अटैच हो गया। इसी के साथ यहाँ पर एक और ग्रंथि स्थित है जिसे कह रहे हैं प्रोस्टेट ग्रंथि कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि कह रहे हैं। कौन सी ग्रंथि? प्रोस्टेट ग्रंथि। इसके द्वारा प्रोस्टेट द्रव का स्त्रावन किया जाता है। प्रोस्टेट द्रव का स्त्रावन किया जाता है। तो यहाँ पर एक तो शुक्रिय द्रव प्लस प्रोस्टेट द्रव, नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ये बहुत ही, ये हार्मोन मेल के या फिर नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के क्या करता है? प्रदर्शित करता है। जैसे दाढ़ी मूंछों का उगना, आवाज़ का भारी होना, शरीर में शुक्राणुओं का बनना, ये सारी प्रक्रिया टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पर निर्भर करती है।
शुक्रिय द्रव, प्रोस्टेट द्रव, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्लस शुक्राणु मिलकर शुक्राणु का निर्माण तो यहाँ हो गया, कुछ परिवर्धन यहाँ पर भी होता है। ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं? वीर्य का या सीमन का निर्माण करते हैं। वीर्य या सीमन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ये जो वीर्य हैं ये शुक्राणु को क्या रखते हैं? जिंदा रखते हैं। इनके अंदर काफ़ी मात्रा में ग्लूकोज, खनिज लवण पाए जाते हैं जो कि शुक्राणुओं को क्या रखते हैं? जिंदा रखते हैं। ठीक है। शुक्राणु की अगर संरचना देखें तो इसकी एक बहुत लंबी क्या होती है? पूंछ होती है और इसका आगे वाला भाग उभरा हुआ होता है। यहाँ पर इसके क्या होते हैं? नर युग्मक या नर केंद्रक होता है यहाँ पर इसके आगे वाले भाग के अंदर, और यहाँ पर कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो कि मादा भाग के अंदर जाते हैं, और जो अंडाणु होता है, अंडाणु मैंने आपको बताया था, अंडाशय के द्वारा जो मादा युग्मक होता है, कौन सा? अंडाणु। अंडाणु की भित्ति को ये वाला भाग क्या कर देता है? गला देता है। इसका यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है शुक्राणु का, और ये क्या होती है? लंबी पूंछ, जिसकी सहायता से ये क्या करता है? गति करता है। नर के अंदर एक दिन के अंदर कई लाखों की संख्या के अंदर शुक्राणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये शुक्राणु हैं, और यहाँ से इन सारी चीज़ों से किसका निर्माण हुआ? वीर्य का निर्माण हुआ। और ये वीर्य एक तरल रूप में होता है जो कि आगे जाकर किसके साथ जुड़ जाता है? यहाँ से ये है मूत्राशय, मूत्राशय से यूरिन आएगा, मूत्र मार्ग है, और ये जो शुक्रवाहिनी है, ये शुक्रवाहिनी आगे जाकर कहाँ खुल जाती है? मूत्रवाहिनी के अंदर खुल जाती है। और जो नर के शुक्राणु हैं वो कहाँ से बाहर आते हैं? इस मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, ये आपको समझ आया होगा। ये शीशन है। ठीक है, शीशन है। शीशन के द्वारा क्या किए जाते हैं? जो शुक्राणु हैं उन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको नर जनन तंत्र का टॉपिक समझ आया होगा। फिर से वृषण यहाँ पर मुख्यतः है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन किया जाता है। जी मित्रों, अब अपना टॉपिक है निषेचन। मनुष्य में निषेचन किस प्रकार होता है? मैंने आपको मादा भाग के अंदर बताया था निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है, निषेचन नलिका के अंदर होती है। वहाँ से शुक्राणु मादा भाग के अंदर क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। इनका केंद्रक होता है प्लस ये क्या है? अंडाणु है। क्या है? अंडाणु है। शुक्राणुओं का केंद्रक, ये ऊपर का भाग एक्रोसोम, ये इसकी भित्ति को गलाकर अपना केंद्रक इसके अंदर छोड़ देता है। ठीक है, जैसे ही केंद्रक जाता है यहाँ पर ये जो संरचना किसके अंदर बदल जाती है? युग्मनज के अंदर बदल जाती है। किसके अंदर बदल जाती है? युग्मनज। ये भी अगुणित होता है, जबकि युग्मनज क्या होता है? द्विगुणित होता है। 2n संरचना होती है। आधे गुणसूत्र पाए जाते हैं और यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। 2n गुणसूत्र हो जाते हैं। ठीक है, अब युग्मनज के अंदर विदलन होता है। क्या होता है युग्मनज के अंदर? विदलन की प्रक्रिया। विदलन की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। मोरूला, ब्लास्टूला और गैस्ट्रूला। ठीक है, जैसे एक कोशिका है। अब एक कोशिका के अंदर सबसे पहले इस तरह से कट, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, यानी कि पहले लंबवत कट, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से कट लगते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर 16 कोशिकाएं या 32 कोशिकाएं संरचना होती है, बोल नुमा, उसे मोरूला कहते हैं। उसके बाद उसके अंदर एक गुहा बन जाती है, कैविटी बन जाती है, इसे कहते हैं ब्लास्टोसिल।
कैविटी या गुहा कहते हैं। और उसके बाद है गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला के अंदर 3 स्तर बनते हैं। कितने स्तर बनते हैं? 3 स्तर बनते हैं, जिसे एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम कहते हैं। अंदर वाला बिल्कुल क्या है? एंडोड्रम। क्या कहते हैं? एंडोड्रम कहते हैं। अब जो ये स्तर हैं, आपने कई बार सुना होगा, इस अंग का निर्माण भ्रूणीय एक्टोड्रम से होता है, भ्रूणीय मेसोड्रम से होता है, भ्रूणीय एंडोड्रम से होता है। ये सारे के सारे अंग हैं, इन्हीं 3 स्तरों से ही बनते हैं। किन से बनते हैं? इन 3 जो स्तर हैं इनसे बनते हैं। और विदलन की जो प्रक्रिया है, युग्मनज से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? विदलन। विदलन की जो प्रक्रिया है 9 माह की होती है। अभी मैंने बताया था कितने माह की होती है? 9 माह की होती है। फिर उसके पश्चात भ्रूण का परिवर्धन हो जाता है। ठीक है। अब बात है कि यदि निषेचन न हो तो क्या होगा? अब निषेचन ना हो तो क्या होगा? देखो, फीमेल्स या मादाओं में, स्त्रियों में 12 या 13 वर्ष की आयु से ऊपर किन का निर्माण होने लगता है? अंडाणुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। किन का निर्माण? अंडाणुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको चित्र बना के बताया था। ये इस प्रकार से, ये क्या है? गर्भाशय के स्तर हैं। एक बात ध्यान रखिए, अब यहाँ पर जैसे अंडाणु का निर्माण हो रहा है और अंडाणु यहाँ आएगा, तो इतने समय में क्या होगा? गर्भाशय के स्तरों को तैयार कर दिया जाएगा। प्रकृति के द्वारा ही क्या होगा? गर्भाशय के जो स्तर हैं, जो कि मादा शरीर के द्वारा तैयार कर दिए जाएंगे। ठीक है। क्यों तैयार किए जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर जैसे ही निषेचन हो, वो निषेचन होकर कहाँ आ जाए? इस स्तरों के अंदर, इस गर्भाशय के स्तरों में लग जाएं। ठीक है, आपको पता लगा। यदि निषेचन नहीं होता है, फिर ये जो स्तर हैं ये धीरे धीरे टूट टूट कर मादा के शरीर से या स्त्री के शरीर से बाहर निकलना प्रारंभ हो जाते हैं और यहाँ रक्त की हानि भी होती है। ये जो प्रक्रिया 3 से 4 या 5 दिन की चलती है, जिसे रजचक्र कहते हैं, रजस्त्राव या ऋतुस्त्राव भी कहते हैं। ऋतुस्त्राव भी कहते हैं। ठीक है। 3 से 5 दिन का होता है। और एक अंडाणु या जब एक रज जो चक्र है वो आ जाए, उसके बाद दूसरा रज चक्र या दूसरा अंडाणु कब बनेगा? वो इसके 28 दिन के बाद बनता है। कितने दिन के बाद? 28 दिन के बाद बनता है। ठीक है। और इन 28 दिनों में क्या होगा? वही पूरी प्रोसेस जो ये गर्भाशय के स्तर हैं, इनको तैयार किया जाएगा कि यहाँ पर निषेचन होगा, युग्मनज बनेगा और युग्मनज यहाँ लग जाएगा। जब तक यहाँ निषेचन नहीं होता है, तब तक ऋतुस्राव चलता रहता है। ठीक है। और ये ऋतुस्राव कब बंद होगा? जब यहाँ पर युग्मनज यानी निषेचन की प्रक्रिया होकर जब यहाँ युग्मनज लग जाता है, फिर यहाँ ऋतुस्राव नहीं होता। ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर समझ आ गई होगी। ठीक है। ये है निषेचन और रजचक्र और ऋतुस्राव जिसे कहते हैं। अब बात है मानव स्वास्थ्य की। हमारे देश के अंदर जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या एक बहुत बड़ा क्या है? अभिशाप है, जिसके कारण
लोगों के अंदर आपसी संघर्ष की देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या किया गया, कुछ ऐसे अवरोधक लाए गए, कुछ ऐसे अवरोधक लाए गए जो कि क्या कर सकें, शुक्राणु और अंडाणु को न मिलने दे, यानी कि जो निषेचन की प्रक्रिया को रोकते हों, जो क्या करते हो, निषेचन की प्रक्रिया को रोकते हों, उसे क्या कहते हैं, अवरोधक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, अवरोधक कहते हैं। कुछ तो क्या होता है, भौतिक होते हैं, कुछ तो क्या होते हैं, कुछ तो इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, और कुछ क्या है, शल्य प्रक्रियाएं हैं। आपने सुना होगा, ठीक है, कि कई बार ऑपरेशन करवा लिया जाता है, तो ऑपरेशन ये शल्य चिकित्सा के अंदर दो प्रकार से होती है। शल्य चिकित्सा भी इसका क्या है, अवरोधक है, जो कि निषेचन की प्रक्रिया को रोक देता है। यदि यहाँ निषेचन की प्रक्रिया न हो तो क्या होगा, निषेचन न हो तो क्या होगा, युग्मनज नहीं बनेगा, युग्मनज नहीं बनेगा तो भ्रूण यानी कि बच्चे का निर्माण नहीं होगा। तो यहाँ शल्य चिकित्सा दो प्रकार की होती है, ऑपरेशन जिसे हम कहते हैं। एक होता है वासक्टोमी, सेकंड होता है ट्यूबरटोमी। वासा मैंने अभी आपको बताया था, शुक्रवाहिनी, उससे कहते हैं वासा इन्फ्रेंशिया। क्या कहते हैं, वासा इन्फ्रेंशिया। तो मेल्स के अंदर ये कहाँ होता है, नर में होता है। नर के अंदर जो शुक्रवाहिनी होती है उसको क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, और काट कर दोनों ओर से क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई पाइप है, पाइप को यहाँ से क्या कर दिया, कट कर दिया, और इसके इस सिरे को कस के बांध दिया, जैसे ये एक था, ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया, और इस सिरे को भी कस के क्या कर दिया, बांध दिया। क्यों बांध दिया, ताकि ये वापस से क्या ना हो सके, जुड़ ना सके, और इस सिरे को भी क्या कर दिया, कस के बांध दिया, ताकि शुक्राणु पास ना हो सके किसी भी तरीके से। ठीक है, वासक्टोमी नर में, ठीक है, शुक्रवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है, शुक्रवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है। ट्यूबरटोमी ये किसके अंदर होता है, मादाओं में, फीमेल्स में फैलोपियन ट्यूब होती है। कौन सी ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। अभी हमने किया था निषेचन नलिका, उस जो निषेचन नलिका है जो इस प्रकार से बनाई थी मैंने, इसको काट कर दोनों साइड से बांध दिया जाता है। इस जो प्रक्रिया को ट्यूबरटोमी या ट्यूबेक्सटोमी कहते हैं। ठीक है, आपको पता लगा होगा, यह है शल्य चिकित्सा का। उसके अलावा कुछ क्या हैं, भौतिक अवरोधक हैं। कुछ क्या है, भौतिक अवरोधक, जिसे कहते हैं कॉपर टी। क्या कहते हैं, कॉपर टी। ठीक, कॉपर टी क्या होता है, ये कहाँ लगाया जाता है, ये फीमेल्स के अंदर लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है, फीमेल्स के अंदर लगाया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, इस जो ये फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये यहाँ लगाया जाता है। ये होता है टी आकार का होता है। किस, कौन से आकार का होता है, टी आकार का। इस प्रकार से होता है ये। कॉपर किसका बना है, लगभग कॉपर का बना होता है लगभग। ठीक है, यहाँ लगाया जाता है। अब ये क्या करता है, यहाँ से जो शुक्राणु आ रहे हैं, शुक्राणुओं को अंदर जाने से क्या कर देता है, रोक देता है। ठीक है, ये क्या है, कॉपर टी। और इसके अलावा कुछ क्या है, कुछ अवरोधक चलते हैं। ठीक है, जो कि एक बार ही क्या किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए होता है। जो कॉपर टी होता है, ये तो शुक्राणु की गति को भी क्या कर देता है, मंद कर देता है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ क्या है, दवाइयाँ, मेडिसिन। कुछ क्या है, दवाइयाँ हैं, जिसे गर्भ निरोधक दवाइयाँ कहते हैं। क्या कहते हैं, गर्भ निरोधक दवाइयाँ कहते हैं। ठीक है, गर्भ निरोधक दवाइयाँ मतलब क्या होता है, ये निषेचन से पहले या फिर निषेचन के पश्चात
जो युग्मनज बना होता है उसको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। अर्थात ये शिशु के जो निर्माण और प्रवर्धन को नहीं होने देते। कौन सी दवाइयाँ होती है, गर्भ निरोधक दवाइयाँ होती है। ठीक है, आज के साथ हमारा ये सेशन ख़त्म होता है, हमारे लेसन भी ख़त्म होता है। अब अपने मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर और एक नए चैप्टर के साथ, नए अध्याय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।